लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग योर ओन पायलट अल्फा शो और मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और यू आर वाचिंग सीजन 1 एपिसोड 1। मुझे इस इंडस्ट्री में क्या फ़ायदा होता है? मुझे इस इंडस्ट्री में ये फ़ायदा होता है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जस्ट लाइक फैमिली, एंड आई चूज़ देम एज माई क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, जो आप कुछ किसी से सीखते हैं या किसी को सिखाते हैं वो एक बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी करीबियाँ हो जाती हैं। आज हमने ऐसे ही अपने एक बहुत करीब दोस्त को बुलाया है। ठीक है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ही इज़ ट्रेनिंग। ठीक है, एंड वो पायलट हैं, उन्होंने अपना फिट्स किया फ्रॉम एयर ईगल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो आज के हमारे गेस्ट हैं, वो बहुत अच्छी टेनिस भी खेलते हैं और आज हमारे साथ शो में आए हुए हैं। वेलकम ऑन बोर्ड सर शहरियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और सुनाए सर, क्या हाल है? मैं ठीक, आप आज सुनाएं? मुझे आज का मौसम बड़ा अच्छा लगा वैसे। मैं आज जब रास्ते में आ रहा था ना, तो लाइक पहले तो क्योंकि हमने डिसाइड किया था आज का कि आज हम ये पॉडकास्ट करेंगे, तो मसला ये हुआ तो 2 बजे मैं निकलने लगा तो बारिश स्टार्ट हो गई है। फिर मैंने आपको शायद मैसेज किया था कि मैं नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद ये बारिश रुकी है तो फिर मैं आया हूँ, और उसके बाद मजे की बात, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। ये बड़ा मसला है, चलता है। और सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बस आपने फ्लाइंग वगैरह कैसे स्टार्ट की और आपका क्या सीन है? फ्लाइंग तो हमेशा से एक शौक था। पहले एयरफोर्स ज्वाइन करने का शौक था। वो लेकिन सबका ही होता है, मैंने बचपन से ऐसे ही है। मैंने भी यही ज्यादातर से सुना है, ज्यादातर का एयरफोर्स ज्वाइन करने का शुरू में शौक होता है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मुझे आई साइट थोड़ी सी मेरी थी, मुझे ग्लासेस लगी हुई थी। ग्लासेस तो नजर ही नहीं आ रही इस वक्त। वो इतनी ज्यादा नंबर नहीं है, ऊपर दूर की खराब है, तो मैं करीब में बहुत कम लगाता हूँ वो थी। उसकी वजह से फिर आप मेडिकली फिट नहीं रहते फॉर एयरफोर्स, तो फिर एक ही ऑप्शन थी मेरे पास, वो कमर्शियल फ्लाइंग थी। ठीक है, तो आपने कमर्शियल फ्लाइंग क्या पाकिस्तान से की है? बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान से किया है। हाइब्रिड एविएशन से मैंने अपनी फ्लाइंग की। जी। उसके बाद इंस्ट्रक्टर कोर्स मैंने रीगल से किया। उसके बाद अब फिर तो अभी अच्छा, ये इंस्ट्रक्टर कोर्स आपने आर बिल्डिंग के लिए किया, तो ये अब आप एयरलाइन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल। अब क्योंकि हमारे यहाँ एयरलाइंस कम है, तो आप सिर्फ एक एयरलाइन पे नहीं रह सकते। सिर्फ PIA है जो एक फ्रेश ग्रेजुएट पायलट को इंडक्ट करता है। अब आप सिर्फ उसी के ऊपर नहीं रह सकते, वो इतने पायलट्स हैं, आप सिर्फ उस एयरलाइन के सहारे नहीं रह सकते। में ये मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, शाहीन एयरलाइन तो बंद हो गई। बिल्कुल, वो बंद हो गई है। तो क्या करप्ट हुई थी? बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई थी। बाकी उसके अलावा आपकी जितनी भी वर्ल्ड वाइड एयरलाइंस हैं, सारी आपसे ज्यादा आर्स मांगती हैं, तो इंस्ट्रक्टर कोर्स करने का मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती। कुछ एयरलाइंस कहती हैं 1500 आवर्स आपके, तो एक वो कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आती, एक वो इंस्ट्रक्टर बन के 1500 कैसे करेगा? अब जब आप इंस्ट्रक्टर बन 4 साल तो उसको 1500 करने में लग जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। में उसने कितनी फ्लाइंग करेगा? 2 करेगा। बिल्कुल 7 डेज तो वो कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे मुल्क में तो बेसिकली 1500 करने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड किसी फ्लाइंग क्लब से करते हो तो उसमें आपकी इतनी ज्यादा वहाँ फ्लाइंग है कि आपके साल डेढ़ के अंदर आपके 1500 आवर्स हो जाते हैं और फिर आप एयरलाइन के लिए तैयार हो जाते हो वहाँ। ठीक है। अब हमारे यहाँ आप 1500 आवर्स कर भी लोगे तो फिर भी आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ठीक। तो क्योंकि एयरलाइंस कम है ना हमारे पास। तो अभी आप इंस्ट्रक्टर का कोर्स हो गया और अब आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे? आप कंटिन्यू बिल्कुल एज एन इंस्ट्रक्टर। जो एयरलाइन कहती है कि CPL के बाद, CPL IR के बाद हम हायर करें, तो आप उसमें अप्लाई कर दें अगर वैकेंसी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि मेरे सुनने में सर आया था ना कि सिफारिश भी होती है। वो तो हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह चलती है। वो तो आगे सच में है। चलें, ठीक है, गुड डे। तो आज हम आपसे कुछ एविएशन टॉपिक्स पे सर बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो उसकी तरफ, सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और आज गाइस हमारे आज 4 टॉपिक्स है। लाइसेंस कन्वर्जन, एविएशन एग्जाम थी आप लोगों ने चूज़ किए हैं, और ह्यूमन एरर इन क्रैश। ठीक है, और एक और है, तो वहाँ भी हम सर से बारे में बात करते हैं। तो अब जो असल में ये मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पूछा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हों, तो ये आप लोगों की चॉइस है। तो अब हम सर इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एविएशन एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो होते हैं एविएशन एग्जाम, ये कैसे लिए जाते हैं और पाकिस्तान में किस जगह पे होते हैं? यहाँ हमारे सिविल एविएशन एग्जाम्स लेता है हमारा। जिस फ्लाइंग क्लब से भी आप हो, आप वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेते हो। जी। आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उसमें आप अपना फ्लाइंग क्लब का कार्ड, अपने CFI का सिग्नेचर और एक पिक्चर आप उसमें सारी
डिटेल्स फिल करके आप ये सारा सिविल एविएशन का जो हेड ऑफिस कराची में है ना पर्सनल लाइसेंसिंग का, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उधर भिजवाते हो। उधर अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या एग्ज़ाम कराची में होते हैं या एग्ज़ाम इस्लामाबाद में होते हैं। अब कराची का ये तो फिर मसला हो जाता है जो लाइक मैं उसको क्या कहूँ, जो रूरल एरिया से आते हैं, कोयटा, हाँ पेशावर, ये तो बहुत दूर होते हैं, तो ये क्या करते हैं? इन अब किसी ने बंदे ने कोयटा से आना, वो बेचारा क्या करे? बिल्कुल ये एक इशू है, लाहौर वालों के लिए भी एक तरह से थोड़ा सा इशू है। लाहौर इस्लामाबाद में कर सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन अब जिस तरह पेशावर टाइप जगह है वो इस्लामाबाद के करीब हो जाती हैं, तो उधर तो काम बन जाता है। अब जिस तरह कोयटा वगैरह है उसके लिए आपको पता है वो आने जाने के इश्यूज बड़े बिल्कुल होते हैं। लेकिन अब ये शुरू से इसी तरह एक चल रहा है इनका, यहाँ ये सिर्फ दो जगह हैं जहाँ आप एग्जाम दे सकते हो। सही। कराची जाने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वहाँ डेली एग्जाम्स होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। नहीं, ये आपका क्या मतलब है? ये जो एग्जाम्स हैं ये आप कभी भी दे सकते हो? बिल्कुल, मेरा समझ नहीं है, एग्जाम भी वैलिड कब तक होते हैं ये आप बता दें। देखिए एग्जाम आप कैसे देते हैं? 3 स्टेजेस में आपके एग्जाम होते हैं। सबसे पहले आपका पीपीएल स्टेज के एग्जाम होते हैं, वो 6 एग्जाम होते हैं आपके, और ईच एग्जाम के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। 2 सब्जेक्ट्स के लिए आपको हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। एक क्वेश्चन बैंक एक एमसीक्यू स्टाइल में होता है, वो आपको मिला होता है, आपके फ्लाइंग क्लब से आपको मिल जाता है। वो सिविल एविएशन की तरफ से एक बना हुआ है पहले से। उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपने पढ़ने हैं, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से पढ़ो, आप जिस तरह भी आप पढ़ना चाहो आप उसको पढ़ो। उसके बाद अब कराची में क्या होता है, अगर आप कराची में जाओ तो आप उधर मंडे टू फ्राइडे जो मर्जी एग्जाम आप पहले देना चाहो आप दो। जिस तरह पीपीएल आप से 6 एग्जाम आपने देने हैं, आपने जो पहले देना आप अपनी मर्जी से दो, जिसकी तैयारी बेहतर है आप वो दो। इस्लामाबाद में ये होता है कि उसमें पूरे साल के 6 महीने का ना एक पूरा स्केड्यूल बन के आता है। उसमें 1 महीने में एक दफा एग्जाम होता है और वो जिस डेट पे स्पेसिफाइड है उसी डेट पे वो एग्जाम होगा। वो ये नहीं हो सकता कि आप मंडे को जाओ। आपकी वही बात है, लाहौर के लिए तो फिर भी मसला है। बिल्कुल ऐसी ही है, मतलब आप एक तरह से बाउंड होते हो कि आपने उसी दिन जाना है रिगार्डलेस जो मर्जी हो। और उसके अंदर ये होता है कि अगर आपसे मिस हो जाए तो आप कॉल करके उसको आगे अगले महीने करवा सकते हो। मुझे एक बात नहीं समझ आती, मैं अब इसको एजुकेशन कैटेगरी में ले लूं कि हर पूरे पाकिस्तान में कि ये शोर सा है कि एजुकेशन हमारी मतलब इतनी स्ट्रेंथफुल नहीं है, ठीक है, कि कॉलेजेस में भी यही मसला आ रहा होता है, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही है, और इसमें ये मसला आ रहा होता है कि आप एग्जाम देने इतने दूर जाते हो। तो हम किस कैटेगरी में लाएं? आप एजुकेशन में ला सकते हो वैसे जी, लेकिन ये भी इतना इशू नहीं होता वैसे कि आप इस्लामाबाद जाओ एक दफा, क्योंकि आपने एक जिस तरह आपका पीपीएल है वो 40 आवर्स का, आपने उन 40 आवर्स के अंदर एग्जाम देने हैं अपने 6 के 6। एक 7th एग्जाम होता है लेकिन वो एक ओरल एग्जाम होता है, तो आपने 6 एग्जाम आपके 40 आवर्स हैं। 40 आवर्स तकरीबन आपको 8 मंथ। अच्छा, तो ये एग्जाम्स में ट्रेनिंग आवर्स कितने होते हैं? अब जिस तरह पीपीएल है ना, आपके पीपीएल के जो 6 एग्जाम्स हैं वो आपने अपने 40 आवर्स कंप्लीट जब हो जाएंगे ना, आपने उसके अंदर अंदर आपने वो अपने 6 एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, अब उसमें आपकी मर्जी, आप 10th आवर पे दे दो, आप विदाउट फ्लाइंग की, आप क्योंकि ग्राउंड आपकी 3 महीने शुरू में हो जाती है, आप उसके बाद सारे एग्जाम्स क्लियर करके आ जाओ और फिर अपनी 40 आवर्स फ्लाइंग कर लो आप। और ये रिजल्ट का क्या होता है इसमें? रिजल्ट इस तरह स्पेसिफिक डेट्स होती हैं? नहीं, उसमें रिजल्ट इस तरह होता है कि आप जब जैसे ही आप कंप्यूटर में अपने वो एमसीक्यूज और वो आप फिल करते हो ना, 100 क्वेश्चंस का एक आपका वो होता है एग्जाम, जैसे ही आप करते हो उसके फौरन बाद आपको वो आपके मार्क्स बता देते हैं। If someone is unable to pass the examination, what is the procedure for that? जब इसमें फेल होने का उस तरह प्रोसीजर नहीं है जिस तरह यूनिवर्सिटीज में होता है कि आप फाइनल एग्जाम फेल कर जाओ तो आपने फिर 1 साल वेट करना है या उसका रीटेक, वो जिस तरह भी वो एक लंबा चौड़ा उनका प्रोसीजर होता है, इधर उस तरह नहीं है। अगर आप एग्जाम फेल करते हो और अगर आप कराची में ही हो तो आप द वेरी नेक्स्ट डे आप फिर से उसकी एग्जाम फी आप दो और आप फिर से रीटेक कर लो। उसमें रीटेक का कोई ये भी नहीं है कि कोई लिमिटेड चांसेस होते हैं आपके पास, जितने मर्जी आप अटेम्प्ट्स लेना चाहते हो आप लो, ठीक है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। इजी मतलब हो गया, एक तरह से इजी हो गया, अगर किसी वजह से नहीं कर सकता मतलब ठीक है। लेकिन मुझे ये एग्जाम से याद आया सर, लाइसेंस कन्वर्जन का थोड़ा सा मैं इसकी तरफ आना चाहूंगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक भी था, तो एग्जाम से एक क्वेश्चन निकलता है सर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर लाइसेंस कन्वर्जन? जब बीइंग ऑनेस्ट मुझे इतना बहुत आइडिया नहीं है कि अगर पाकिस्तान से आपने कहीं वो इशू नहीं है, आपको अगर फॉरेन से इधर का पता है आपको बता दें। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसके थ्रू मुझे फॉरेन से अगर आपने पाकिस्तान आना है तो मुझे उसका प्रोसीजर पता है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि
अगर तो आपके पास अमेरिकन लाइसेंस या यूरोपियन लाइसेंस है जी जी तो आपने 2 एग्जाम देने हैं, विच इज एयर लॉ एंड इंस्ट्रूमेंट IR का एक एग्जाम है, वो आपने देने। अगर आप किसी और कंट्री से आते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया से आ गए, साउथ अफ्रीका से आ गए, तो आपने सारे जितने भी 8 एग्जाम्स हैं जो हम CPL के टाइम और ATPL के टाइम 8 एग्जाम्स देते हैं, वो आपने और पूरे देने इसकी हैं। भी कोई वैलिडिटी होती होगी कन्वर्जन लाइसेंस की? लाइसेंस कन्वर्जन की मुझे वैलिडिटी का कोई इतना खास वो नहीं अच्छा, है। ये जो क्योंकि पाकिस्तान एविएशन के बारे में काफी लोगों के दिमाग में ना एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट है, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये एक वर्ल्ड वाइड इसको कैसा जाना जाता है हमारे लाइसेंस कन्वर्जन के? आजकल पाकिस्तानी लाइसेंस वर्ल्ड वाइड कैसा है? आजकल थोड़ा सा जरा डाउन हुआ है जी, जो सही, आपको आजकल का क्या मतलब आपको है? आपने वो न्यूज में भी थोड़ा बहुत सुना होगा, जी, वो फेक हमारा पायलट वो का जो बिल्कुल स्कैंडल चला था, बिल्कुल उसको ये वो कह सकते हैं। तो उसकी वजह से हल्का सा थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उससे पहले देखें तो हमारा लाइसेंस वर्ल्ड वाइड माना जाता है। जी, आप किसी भी कंट्री में जाके आप उसकी कन्वर्जन करा सकते हैं, ठीक उसका है। कोई इशू नहीं है। हमारा एक पायलट लाइसेंस की अभी भी वैल्यू है, तब भी वैल्यू थी। हाँ, वैसे बीइंग ऑनेस्ट मेरे ज़हन में जो है, मतलब एक कह लें कि एक इख्तिलाफ सा है, इसको आप कह लें कि सर जिस तरह एक डिग्री होती है ना, हाँ, हाँ। अगर मैंने मैट्रिक कर लिया तो ये इसका ये नहीं कि मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, मुझे मैट्रिक चेंज करवाना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल, ये नीड क्यों है चेंज करवाने की लाइसेंस? असल में बेसिकली हर जो आपकी जी, कंट्री है जी, वो चाहती है कि उनका लाइसेंस यूज ऑफ फ्लाइंग के लिए। सर स्टडी एक ही है, एयरक्राफ्ट एक है, बिल्कुल एक है, क्या लेकिन मतलब है? अब जिस तरह हमारे यहाँ थोड़ा बहुत सिलेबस का फर्क होता है। अब जिस तरह आपने जाना है, अब यूरोपियन जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर आपका सिलेबस थोड़ा सा फर्क होगा हमारे से। आप अमेरिका जो FAA का लाइसेंस है उसकी पढ़ाई थोड़ी सी हमारे से फर्क है, हमारा क्वेश्चन बैंक फर्क है। तो जिस भी आप कंट्री में जाते हो, कन्वर्जन का बेसिक पर्पस तो ये होता है कि आप उनका लाइसेंस लो। हमारे वो आवर्स को काउंट करते हैं, हमारी फ्लाइंग जो है यहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई है वो उस चीज को काउंट करते हैं वो, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि लाइसेंस जो हो वो उस कंट्री का हो। देखिए एक तरह से लाइसेंस आप ये, अब जिस तरह आपका पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है वो आसानी हो जाती है ताकि आप पायलट बिल्कुल। जल्दी से, बिल्कुल। मतलब आसानी से वो एयरलाइन को हायर कर सके। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो पायलट हायर कैसे होते हैं? ये जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेट करते हैं क्वेश्चन? तो ये हाउ डू पायलट्स गेट हायर्ड इन एयरलाइन? यहाँ जिस तरह एयरलाइंस हैं, मोस्टली वर्ल्ड वाइड भी ये होता है कि एयरलाइंस के ना ऐड आते हैं, हमारे यहाँ अखबारों में भी आते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे भी हर जगह ऐड आता है। अब उस ऐड में ना सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी लिखी होती हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर तो आप उन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे फॉल करते हो तो आप उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज के आप अप्लाई कर लेते हो। ओके। अब उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि आपका एक एग्ज़ाम होता है, आप उस एग्ज़ाम को पास करते हो। वो आपका एग्ज़ाम, ये जो हम PPL CPL इस कोर्स में जो एग्ज़ाम्स देते हैं ना, वो उसी में से वो एग्ज़ाम आता है जी। तो उसके बाद अगर आप वो पास करते हो फिर आपका आगे आता है इंटरव्यू। आप जब इंटरव्यू पास कर जाते हो ना, फिर आगे एक तरह से आप इंटरव्यू पास कर जाओ तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद फिर आगे चीज़ें होती हैं, मेडिकल आ जाता है उनका, मेडिकल के बाद आपकी वो फ्लाइट चेक आ जाता है, ये सारा प्रोसीजर करके फिर। तो ये आपने इतना प्रोसीजर बताया, तो क्या ये एक मेल जॉब है या फीमेल्स के लिए ये बेहतर है? क्योंकि एक डॉक्टर समझा जाता है फीमेल के लिए बेहतर है, इंजीनियर जी आप लड़के हैं तो आप लॉयर बन जाएं, ये कर दें वो कर दें, तो क्या बेसिकली वर्ल्ड वाइड ये एक तरह से यहाँ मेल ज्यादा हैं तो इसको एक तरह से मेल डोमिनेंट फील्ड कहा जाता है। हाँ जी, लेकिन ये मैंने इंडिया में न्यूज़ सुनी थी कि इंडिया में फीमेल ज्यादा है। बिल्कुल, अब ऐसे ही है। अब हमारे यहाँ भी फीमेल्स बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई हैं, तो एक तरह से अब हम ये कहें कि ये मेल डोमिनेंट फील्ड है, अब उस तरह नहीं रही। अब फीमेल्स भी उतनी ही कॉम्पिटेंट हैं जितने मेल्स हैं। और उसके अलावा एक चीज मैं हमेशा से सुनता आया हूँ, ज्यादा करती हैं, पढ़ाकू ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब मैं एक चीज हमेशा से सुनता आया था कि पायलट में ना मेल होता है ना फीमेल होता है, पायलट इज अ पायलट, ठीक है, उसमें कोई फीमेल वगैरह नहीं है, दोनों एक जितने कॉम्पिटेंट होते हैं, दोनों एक इतना काम कर सकते हैं, जो मेल कर सकते हैं वो फीमेल भी फ्लाइंग में कर सकती है। फिर आप जैसा कह रहे हैं कॉम्पिटेंट होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, तो ये क्या पायलट जो है हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड होते हैं, या एक ये इतनी बेस्ट जॉब क्यों है? इसको क्यों समझा जाता है इतनी बेस्ट जॉब कि जी वो पायलट है, ही फ्लाई द एयरक्राफ्ट, ही मस्ट बी हैप्पी, ये क्यों है सर? ये एक अच्छा सवाल है। अब जिसको शौक है उसके लिए तो बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन अगर कोई शौक तो हर होता है सर, शौक तो हर किसी का होता है।
एक जो तो पायलट बनता है उसमें उनमें से सबका ही शौक होता है कि मैं पायलट बनूं, वैसे बिल्कुल। थोड़ी ना ये आ सकता है, ही कैन नॉट फ्लाई एन एयरक्राफ्ट अगर उसका शौक नहीं है तो। अब ये है कि एक तो जो आपको व्यू मिलता है जी। वो ऐसा व्यू आपको किसी भी बिल्कुल, काम वो के लिए नहीं मिल sunset और सकता। सारा ठीक है। बाकी बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन एक जो पे स्केल है ना आपका जॉब में, वो एक राउंड अबाउट तकरीबन 1 million। हाँ, नहीं इतना ज्यादा तो कैप्टन का होता है, लेकिन Okay। अगर हमारे तो यहाँ वो pilots नहीं आते ना। स्टार्ट से आप देखो तो तकरीबन 2-2.5 से जी। शुरू हो जाती है आपकी, तो अब इतना आपको किसी और जॉब में नहीं मिलता। तो एक तरह से ये है, लेकिन थोड़ी सी डाउन साइड भी है वैसे उसकी, जी कि अगर आप सर, लेकिन ये है ना मसला कि शौक हर किसी का होता है, लेकिन ये महंगा बहुत है। बिल्कुल महंगा तो है। अगर ये पायलट किसी ने बगैर पैसों के मींस स्कॉलरशिप के साथ बनना हो तो सर ये कोई है इसका? क्योंकि मेरी बाल्टिक एविएशन है शायद, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि बाल्टिक एविएशन एकेडमी का है, वो थोड़ी सी ना कोई करती है आपको स्कॉलरशिप्स टाइप्स देती है मेरे ख्याल में, या मैंने फिलहाल याद नहीं आ रहा इस तरह का उनका प्रोसीजर था कि यहाँ तो वो आपको एयरलाइन के साथ एफिलिएट कर देती है, ठीक है, ताकि जैसे ही आप अपना सी पे लाया करें तो आपको एयरलाइन में वो कर दे। अब इस तरह की कुछ हैं जो मतलब मैंने सुना था, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं उस बात पे, लेकिन मैंने कुछ सुना था कि कुछ ऐसी होती हैं जिनकी आपके एयरलाइन के साथ एफिलिएशन होती है, उसमें फिर वो आगे से आपकी पे में से वो उस तरह काट लेते हैं। बाकी यहाँ हमारे स्कॉलरशिप का उस तरह कोई नहीं है। अगर आपने उस तरह है कि आप पे नहीं कर सकते, तकरीबन अराउंड 3-4 मिलियन आजकल लग जाते हैं फ्लाइंग के लिए, तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो एक ही ऑप्शन है, वो है एयरफोर्स, या अगर आप आर्मी एविएशन में कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सो देन डू यू थिंक इज पायलट जॉब हार्ड टू गेट? हमारे मुल्क में तो यस। हमारे मुल्क में ये है आपका, हमारे मुल्क से क्या मतलब है? असल में अब यहाँ ये है हर चीज हमारे मुल्क में क्यों आती है? असल में हमारे जो एजुकेशन हमारे मुल्क में, मेडिकल हमारे मुल्क में, फिर आप भी कुछ चेंज नहीं करें। बिल्कुल, असल में जो हमारा एविएशन सेक्टर है ना, उसमें वो अच्छा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, हमारी जो एयरलाइंस है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एयरलाइन के आप ये देखें, एयरलाइन में जहाज कितने हैं हमारे, टोटल हमारे PIA में 30 एयरक्राफ्ट होंगे, एयर ब्लू में 10 होंगे, आपके सरीन में 2-3 होंगे, बाकी आपकी जो शाहीन थी वो बंद हो गई। अब ये टोटल जितने एयरक्राफ्ट है ना, इतने किसी एक दूसरी कंट्री जो जिनकी एविएशन सेक्टर कुछ बेहतर है, उनकी सेकेंडरी एयरलाइंस में इन तीनों एयरलाइन के मिला के उससे ज्यादा फ्लीट होता है उनका जहाज़ों का। ठीक है। अब यहाँ ये जॉब्स कम है। जी। पहली बहुत ज्यादा पायलट जो हैं वो अभी तक हैं उसमें। जी। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। हाँ, डिमांड तो ये पायलट की डिमांड से मुझे याद है, पायलट की नीड इस वक्त कैसे चल रही है दुनिया में, क्योंकि ये आप एक तरह का ऑटोमेटेड जॉब भी कह सकते हैं इसको, एक तरह से, लेकिन एक पायलट का काम बहुत ज्यादा है वैसे। पायलट की इस वक्त नीड कैसी जा रही है पाकिस्तान एंड इन ऑल द वर्ल्ड? नीड तो ओवरऑल पायलट की हमेशा रहेगी, और ये रिप्लेस होते रहते हैं पायलट्स। रिप्लेस तो बिल्कुल होते रहे, जैसे आपकी रिटायरमेंट आती है, वो आगे से रिटायर्ड होते हैं, फिर उसके बाद पीछे वाली, वो एक तरह से एक साइकिल चलता रहता है हमेशा। वैसे तो 60 है, लेकिन एक्सटेंशन करके आई थिंक 62-63 तक हो जाती है। मेरे ख्याल में सर एक्सटेंशन करनी चाहिए, यू शुड गिव चांस टू द बैकवर्ड। बिल्कुल, मतलब अगर ये है कि अगर आपके पास ओवरऑल फ्लीट कम है और आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है, तो फिर होना चाहिए वैसे कि नए वालों को भी चांस मिले जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है। तो उसके अलावा ये है कि पायलट की डिमांड तो हमेशा रहेगी। सही है। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, जो कि कह लें कि अ बिट क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, अ बिट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड एविएशन की, ह्यूमन फैक्टर, बिल्कुल ठीक है, इन एयर क्रैश, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे। जी सर, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था, ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। तो आप जरा ब्रीफली मुझे एक्सप्लेन कर दें, व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर बेसिकली इन एयर क्रैश? ह्यूमन फैक्टर क्या चीज है? द रोल ऑफ ह्यूमंस इन एविएशन, ठीक है। अब उसमें हर चीज, ह्यूमंस में सिर्फ पायलट्स नहीं आते, सारा ग्राउंड स्टाफ आ गया, आपका इंजीनियर्स आ गए, ATC, ये सब ह्यूमंस में आते हैं। अच्छा, मेरे ज़हन में एक अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दूर कर दें, मेरा ही क्वेश्चन है कि अगर कुछ इस सिस्टम में मसला आ जाता है एयरक्राफ्ट के, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब सिस्टम में मसला आए, अब इसके अंदर 2-3 चीजें हो सकती हैं। पायलट को तो हम तब करेंगे उसने अगर कोई फ्लाइंग उसकी कोई मसला आ जाए। बिल्कुल, अब सारा डिसीजन मेकिंग पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब उसमें होता है कि आपकी ग्राउंड पे मेंटेनेंस कैसी है। अगर मेंटेनेंस में कोई इशू आ रहा है तो आपके जहाज में कोई इशू बिल्कुल आ सकता है। अब वो इशू अब डिपेंड करते हैं कि
उस इशू से आप सरवाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन एक पायलट जो मर्जी इशू आ जाए वो अपने आप बेस्ट देगा उसको बचाने इन के ऑल लिए। हु कैन बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द एयर क्रैश? एयर क्रैश के लिए आप उस तरह तो कोई नहीं हम कह सकते, ये तो सारा रिपोर्ट के बाद आता है। इधर पायलट मर जाता है फिर हम उस पे फेंक देते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल pilot ने किया। बिल्कुल ऐसी नहीं तो एटीसी ने किया, बिल्कुल। एटीसी ने नहीं तो उसके पास इंजीनियर के पास चले जाते बिल्कुल। हैं, वो कहता है सब ठीक था, ये कोई भी पायलट प्री फ्लाइट करके गए। बिल्कुल, ये अक्सर मैंने खुद भी सुना है। तो हु कैन बी हेल्ड रिस्पांसिबल इन ऑल अगर जनरल देखा जाए? अब अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो एक ह्यूमन फैक्टर होता तो हमेशा है जी ठीक है। अब लेकिन वेदर आ जाए फिर, बिल्कुल अभी वेदर नेचुरल है, हाँ ह्यूमन फैक्टर है। बिल्कुल ह्यूमन फैक्टर भी है, ह्यूमन फैक्टर इसलिए क्योंकि पायलट को देखना चाहिए बिल्कुल पहले, लेकिन इन केस अगर सडन कोई हो क्लाउड्स की सर्फिंग वगैरह तो फिर अब क्या ये उसमें अब हमारे ये जो जहाज हैं वो इतने उनका अब जो है वो इतने अब नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं कि उसमें ये चीजें आपको पता लग जाती हैं। आपका वेदर फिनोमेना जो है, वेदर रडार वगैरह वो सब आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन सिर्फ किसी एक इंसान को या उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं खड़ा कर सकते। बहुत ज्यादा और चीजें होती हैं, ग्राउंड पे क्या हुआ है, एटीसी की तरफ से क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से क्या था मसले मसाइल, ये सारी चीजों की जब एक एंड में एक रिपोर्ट बनती है ना उसमें फिर आप किसी को आपने ग्राउंड और एटीसी की बात की, मुझे आप ऐसा करें कि कॉजेज ही बता दें, कुछ मेन कॉमन कॉजेज बता दें एयर क्रैश की। कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जो लाइक होती रहती हैं हर क्रैश में, थोड़ी सी कॉमन होती हैं? अब उसमें काफी चीजें हैं, आपकी पूल मेंटेनेंस हो सकती है, ठीक है, एटीसी की तरफ से कुछ हो सकता है, अगर बहुत कम नहीं होता, कम होता है, बिल्कुल कम होता है। लेकिन उसके अलावा आपकी डिसीजन मेकिंग, जो पायलट की डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है आपका, उसने किस टाइम पे क्या डिसीजन लिया। वैसे वो ट्रेंड होते हैं हर मुश्किल से मुश्किल टाइम पे डिसीजन लेने के लिए, लेकिन इंसान है, गलती तो हो सकती है उससे। अब हम ये तो नहीं सोच सकते कि उसने पीछे 200-300 पैसेंजर बैठाए हैं तो वो कोई अब इतने आर्स हैं तो ये बिल्कुल कि वो उसकी वो हर चीज परफेक्ट करेगा, बिल्कुल हर चीज हो सकती है। बाकी मैन्युफैक्चरर की तरफ से अगर कोई इशू आ रहा है जहाज में वो अच्छा, so can the operator be held responsible for the accident? बिल्कुल, अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जहाज में, कोई पहले से मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई फॉल्ट आया तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, so how many percent air crashes और जिसमें पायलट इन्वॉल्व होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, कितने परसेंट है वो? एग्जैक्ट मुझे ये तो नहीं पता कि पायलट कितने में रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर हम पूरा ह्यूमन एरर को करें ना, जिसमें ग्राउंड से एटीसी से पायलट सब इंक्लूड होते हैं जी, वो तकरीबन जहाँ तक मैंने पढ़ा था अराउंड 70% जो है ना वो ह्यूमन एरर की वजह से वर्ल्ड वाइड एक्सीडेंट्स होते हैं जी। उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कम होता है, लेकिन तकरीबन 70% जो मैंने पढ़ा था जी। तो सर इसको दूर कैसे किया जा सकता है, एक ह्यूमन एरर? दूर आप उस तरह करना बहुत मुश्किल है। ह्यूमन एरर को प्रिवेंट कैसे करेगा? बेसिकली जो क्या अपने सिस्टम्स को, अगर पायलट की गलती है आप कहते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो क्या पीछे ये सिस्टम्स को हम बेहतर करें? सिस्टम जो अपना आपका सारा एविएशन सिस्टम है कि वो एक ऐसा मतलब एग्जाम टाइप रखें, या होता होगा आपको पेपर? वो तो अभी भी होते हैं एयरलाइंस के, जो आपकी वो डिसीजन मेकिंग, फिर एक क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाते हैं, सीआरएम ट्रेनिंग, वो सब होती है। पायलट उस हर चीज के लिए तैयार होता है, सिमुलेटर पे उसने इमरजेंसीज हर चीज की होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम नहीं बचा सकते। आप अपनी पूरी कोशिश कर लेते हो लेकिन आप नहीं कुछ कर सकते उसके बाद, वो अब जब लिखी है तो वो तो आनी ही है अब आपके ऊपर। सो ये थे सर शेरियार, और इनसे हम एविएशन टॉपिक्स के बारे में बात कर थे जो आप लोगों ने हमें बताए थे। सो स्टिक विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सर शेरियार अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे ज़रा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे। सर आप ये बताएंगे पर्सनल लाइफ के बारे में पहले पूछूं या टाइम ट्रैवल? आप पर्सनल लाइफ बेशक पूछें। ठीक है, तो जो हमें हमारे यूजर ने कहा हुआ था तो हम वही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो सर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मुझे बताएं। वीकनेस तो मैं कुछ ऐसी नहीं कहूँगा, एक मैं ये कहूँगा हाँ थोड़ा सा इमोशनल हूँ मैं। अच्छा, इंट्रोवर्ट कह सकते हैं आप, इमोशनल को रिलेट कर सकते हैं उसके साथ? इंट्रोवर्ट भी हाँ, थोड़ा सा कुछ 1-2 साल पहले तो बहुत ज्यादा था, अब कुछ बेहतर हो गया वैसे। सही। लेकिन बेहतरी की वजह क्या हो सकती है? मेरे कुछ दोस्त अच्छा उनके साथ रह रहे कि उनसे वो इंसान सीख जाता है फिर पहले जरा। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ यू कैन से? स्ट्रेंथ्स मैं कहूँगा मेरी हार्ड वर्किंग। एक अगर मैंने कुछ दिमाग में बिठा लिया चीज, जो डिटरमिन्ड पर्सन, हाँ, तो एक वो बिठा लिया तो मैं करूँगा फिर वो।
ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन करूंगा मैं वो चीज। सही है। तो आप एक नए पर्सन में हाँ। जिसको आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, सेकंड टाइम देखते हैं, आप उसमें क्या क्वालिटीज ऐसी वॉच करते हैं जो कि आपको इस काबिल बनाता है आप उसको हाँ। अच्छी तरह जज कर सकें? नो वन कैन जज एनीवन, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एक अंदाजा हो जाता है, अ फ्लैट ओवरव्यू, ठीक है। आप वो क्या देखते हैं क्वालिटीज? अब कुछ लोग हैं जो मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे हैं जो पहली मीटिंग पे ही आपसे ऐसे बात करते हैं जिस तरह वो आपको पता नहीं कितने अरसे से जानते हो। जी जी, वो अपना समझ के आपसे बात करते हैं। जी। तो मेरे लिए एक वो चीज है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखती है हाँ उसके लिए, कि अगर आप अगला आपसे पहले दिन ही मिले बगैर आपसे ऐसे बात कर रहा है जिस जी, तरह कि वो आपका कोई अपना है, तो मेरे लिए वो बंदा एक तरह से ट्रस्ट वर्दी बन जाता है। सही है। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है लोगों के अंदर, आपको देख देख के पता लग जाता है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, लेकिन मेन चीज वही है कि अगर कोई आपसे ऐसे बात करे ना कि वो बिल्कुल आपको अपना समझे, और आपको खुद फील हो रहा हो कि वो आपको कोई इस तरह नहीं, कोई पराया सा या कोई नया इंसान बना के नहीं बात कर रहा, सर तो सारे ही अपने, पहली तो बात कोई बिल्कुल इस तरह होता है। ऐसी है। तो आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? मेरा सबसे क्या आप बड़ा जिन्नों से डरते फियर, हैं, आप भूतों से डरते हैं, किसी और चीज़ से डरते हैं? अगर तो इस तरह कीड़े मकोड़ों में कहूँ तो स्पाइडर एक मेरा बहुत बड़ा फियर है वैसे। लेकिन सर आप अपने आप को अगर उसके साथ बिल्कुल। कंपेयर करें ना तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। बड़े, वो उसको आपसे डरना चाहिए। ऐसी है। लेकिन क्या आपका लेकिन ये है कि हाँ, कोई अपना प्यारा अगर आपसे दूर हो जाए तो सबसे बड़ा वो फियर है मेरा। हाँ, ये भी है, सही है। तो इसके अलावा और कुछ? बाकी दोस्त वगैरह जो आपके बहुत करीब हैं वो आपसे दूर हो जाएं, उनसे कोई लड़ाई हो जाए, ये इसी तरह की चीजें ज्यादा मुझे डर लगता है। और कि उसके अलावा उस तरह तो मुझे कोई इतना खास नहीं। अपनी लाइफ के बारे में आप बताएं कि आप कौन से ऐसे लाइफ के मोमेंट पर आप फेल हुए? वेयर हैव यू फेल्ड एट? मैं अभी कोई नहीं, फेल तो हर कोई होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, फेल तो हर कोई होता है। मैं उस तरह फेल तो अब मैं नहीं कुछ कहूंगा कि मेरा कुछ है, लेकिन हाँ ये है कि मैंने कोई साल पहले मैं बहुत पतला हो गया था, उसके बाद वो डाइट की मोटिवेशन रखने में उसमें मैं फेल हो गया हूँ अभी। मेरे लिए तो अब 2 साल पहले तकरीबन मैं बहुत पतला हो गया था, मैं 115 kg से तकरीबन 78 पे आया था। अब मेरे ख्याल से उसके बाद आजकल आप देख रहे होंगे फिर से थोड़ा सा वेट पुट ऑन हुआ है। तो अभी तक मेरे लिए तो जो मैं फेल, जिम करते हैं? मैं करता हूँ थोड़ी, ये अभी कोरोना की वजह से कुछ छोटा हुआ था मेरा, तो मेरे लिए तो फेल वही मोमेंट है कि मैं अभी तक अपनी वो वाली डाइट अभी तक कंटिन्यू नहीं कर सका। बाकी एकेडमिकली उस तरह मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी उस तरह कुछ फेल किया हो। नहीं, या नहीं, वो इसके एकेडमिकली हम इसको देखेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हर कोई होता रहता है। हाँ बिल्कुल, वो तो समथिंग यू कैन, पार्ट ऑफ लाइफ है, वो पार्ट तो ऑफ लाइफ है। ठीक है सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ पर ग्रो हुआ, ठीक है, आपके कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं और क्या? पैदाइश तो मेरी लाहौर से ही थी। अच्छा, लाहौर से थी? लाहौर से ही थी। ठीक है। अम्मी मुल्तान से हैं, जी। अब्बू की भी लाहौर, पैदाइश लाहौर में ही हुई थी। जी। तो बस आप अपने बचपन के बारे में फिर थोड़ा सा बताएं। बचपन का मुझे कुछ खास याद नहीं है वैसे। नहीं तो अभी क्या हॉबीज क्या होती थी? हॉबीज तो हमेशा से मेरी क्रिकेट एक बहुत हॉबी थी मेरी, हमेशा से ही हॉबी थी। बाकी स्पोर्ट्स मुझे सारी पसंद है, वीडियो गेम्स बहुत मुझे पसंद थी। खेलते हैं वो अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारी शायद पहली मुलाकात हुई थी तो मैं असल में टेनिस कोर्ट में था। बिल्कुल। तो ये टेनिस शायद खेल रहे थे, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने तभी पहली मुलाकात में इनसे बात कर ली थी कि हम पॉडकास्ट, सर आप अच्छे गेस्ट लग रहे हैं मुझे, बातें बड़ी करते हैं। बस ये वीडियो गेम्स और इस चीज का शुरू में तो इन चीजों का शौक था, फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया फिर एक फ्लाइंग देखता था, एयरफोर्स के जहाज उड़ते देखता था। अच्छा, ये तो साइड की बातें, लेकिन एक ये किसी का क्वेश्चन था, वन ऑफ माय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, उसने पूछा था, और ये अच्छा सवाल है कि जैसा आपने कहा इंट्रोवर्ट है, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि अगर आप पब्लिक में कोई गुड डीड करें, कुछ ऐसा करें जो हेल्पफुल हो, ठीक है, तो आप प्रेज जो है पब्लिक प्रेज उसको लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, या प्राइवेट प्रेज लाइक करेंगे, कोई आपको प्राइवेटली प्रेज करे, आप इसको? पब्लिक प्रेज भी मैं लाइक करूंगा जी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पब्लिक एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा पसंद नहीं है वैसे। मतलब असल में मुझे ये नहीं इशू के प्रेज हो रहा है या नहीं, खुशी तो होती है, हर इंसान को होती है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती उसमें बंदा रिएक्ट क्या करे। अच्छा। तो इसलिए मैं हल्का सा कहता हूँ कि अगर प्राइवेट प्रेज हो जाए तो वो बेहतर है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे काम की वजह से आपको प्रेज मिल रहा है तो इन द खुशी लास्ट तो होती है। पर्सनल लाइफ सेगमेंट के लास्ट में मैं ये पूछूंगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि एविएशन करना चाहते हैं, बिकॉज एविएशन इज योर कैरियर।
सेम कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, मैं तो आप कहूँगा क्या अगर तो आप ज्यादा पैसे लगा सकते हो जी। तो आप अब्रॉड जाके फ्लाइंग करो, ठीक है। मेरा ये मशवरा है। ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी सोच रहे हो कि आपने पाकिस्तान रह के फ्लाइंग करनी है, तो मैं एक सलाह दूंगा कि पहले आप बैचलर्स की कोई ये- डिग्री कर लें आप, बिल्कुल ठीक है, ताकि अगर आगे जाके फ्लाइंग में आपको जॉब नहीं मिलती तो आपके पास एक बैकअप हो, ठीक है। एक प्रॉपर बैकअप हो। तो मेरा यही मशवरा है कि आप अपनी स्टडी साथ साथ रखें, बैचलर्स करें, फिर फ्लाइंग करें, अपना शौक पूरा करें आप। अगर फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो मास्टर्स भी करें आप। जितनी आपके पास डिग्रीज होंगी उसका नुकसान कभी भी नहीं है जिंदगी में, बिल्कुल। फायदा कभी भी हो सकता है बिल्कुल, आपको। ठीक है। चलिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट फ्लाइंग, अगर डायरेक्ट फ्लाइंग में जाना भी चाहते हैं तो फिर आप साथ साथ अपने बैचलर्स करें ज़रूर। बिल्कुल। तो शहरियार और इनसे मैंने अभी अभी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पूछा। सो अब हम टाइम ट्रेवल सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों ने कहा था वो मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा। तो सर आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ए लेवल्स किए या एफएससी किए? मैंने ए लेवल्स किए। आपने ए लेवल्स किए। सही है। तो आप आज से 5 साल पहले अगर हम आपको ले जाएं तो आप कौन सी वो ऐसी चीज़ है जिसको चेंज करना चाहेंगे या डिफरेंट करना चाहेंगे, या तो अपनी लाइफ से स्किप कर देंगे, हाँ, अगर नहीं तो आप उसको चेंज करना चाहेंगे? स्किप तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहूँगा। पिछले 5 साल पहले भी जो भी टाइम था अच्छा टाइम था, लेकिन मैं एक चीज़ जो अपनी ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह मैंने आपको बताया मैं हल्का सा इंट्रोवर्ट था पहले, कुछ साल डेढ़ पहले था इंट्रोवर्ट, तो मैं वो चीज़ को ज़रा कम करके ना अपनी एक स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ जो थी उसको ज़्यादा एंजॉय करना फिर से पसंद करूँगा मैं। ठीक है। तो और बस मेन यही है कि अब जो थोड़ी सी शाय रहता था वो चीज़ कम करके तो ज़रा वो लाइफ दोबारा से अगर एंजॉय करने को मिल जाए तो ठीक है। वो। और आप बताएं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years अहेड इन लाइफ? अभी 5 साल, अब मैं तो अपने आप को किसी क्वेश्चन है, मैं तो पता अपने क्यों? क्योंकि आपने शुरू में बिल्कुल फिट्स किया, तो अब आप देख सकते हैं कि एयरलाइन में भी देख सकते हैं, आप किसी और जगह, आप बिजनेस में भी अपने आप को देख सकते हैं। अगर हम इनकी कैरियर की ना बात करें, आप किसी और चीज में वैसे जनरल ओवरव्यू तो फिर आपको अभी तक तो मैं अपने आप को किसी एयरलाइन में देखता हूँ। अच्छा, अब लेट्स सी आगे किस्मत कहाँ लेके जाती है, लेकिन बता दें कि आप कौन सी एयरलाइन में अपने आप को देख रहे हैं। अब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा से पीआईए थी, ठीक है, लेकिन किसी भी एयरलाइन में मिल जाए तो मेरे लिए तो वो एक फख्र की बात है। सही है। तो आप अपनी लाइफ का मुझे कोई ऐसा मोमेंट बताएं जो कि आपकी ऐसी याद जो आपके साथ हमेशा रहेगी। सर एक यादें क्योंकि इंसान के पास बहुत होती हैं, और यादें ही वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें सहारा देती हैं हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। मेरे लिए तो जिस दिन मैंने फ्लाइंग शुरू की थी वो मेरे लिए सबसे बेस्ट याद होगी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो बाकी तो देखें आपने स्कूलिंग 0 से लेकर A लेवल तक आपने अपनी पसंद की नहीं करनी होती, अब आप सब्जेक्ट्स अपनी पसंद के ले लेते हो, लेकिन ये एक वो पहली ज़िंदगी का वो चीज़ थी जो मेरी अपनी पसंद की हुई थी, जिसकी वजह से मेरी आगे लाइफ, अब मैंने एक तरह से अपना करियर चूज किया। वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कोई ऐसी याद कोई आपकी सोशल लाइफ में जो आपको बड़ी पसंद हो, या उसकी वजह से आप बड़े खुश हुए हो, मतलब बंदा खिल उठता है जिसको कहते हैं, या कोई ऐसी इमोशनल सी कोई आपकी स्टोरी टाइप हो? ये सच इमोशनल तो कोई नहीं है, लेकिन मैं वही जो एक दो दोस्त हैं मेरे जो मैं आपको बता रहा था, जिनकी वजह से ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट में कम हुआ हूँ, बस जिस दिन उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, वो आज तक दिन मुझे भी याद है। वो एक तरह से बेस्ट डे था जिसकी वजह से एक तो मेरी अपनी ज़िंदगी बड़ी चेंज हुई। मैं अब अगर आप मुझे 2 साल पहले देखते बिल्कुल फ़र्क इंसान था मैं, अब बिल्कुल फ़र्क हूँ। तो वो मैं हमेशा कोई ऐसी चीज़ जो आप ना कभी भूलें या ना कभी भूलना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इंसान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बहुत ज़्यादा मोमेंट्स होते हैं आपके पास। अब अगर मैं फ्लाइंग में करूँ तो मैं सोलो को भी नहीं भूलना चाहूँगा अपनी, वो पहली थी मेरी जिसमें मैंने अकेले फ्लाई किया था। तो वो तो मुझे लगता है जितने भी हमारे एविएटर्स हैं, पायलट्स हैं, उनके लिए सोलो ही एक वो मोमेंट है जो वो यादगार हमेशा रहेगा। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है तो ब्रेक की तरफ जाते हैं। तो जी ये हमने शहरियार से बात की उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है। तो बहुत अच्छा सेगमेंट रहा, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ही इज़ ट्रेनिंग, ठीक है। तो अब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने Q&A सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सो स्टिक विद अस गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सो अब हमारा Q&A सेगमेंट शुरू होने वाला है। Q&A सेगमेंट में हम इनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। रिडल्स पूछ सकते हैं इनसे, या इनसे हम
कोई भी लाइक क्या सोशल लाइफ के बारे में या कोई भी क्वेश्चन करेंगे। सर आर यू रेडी? बिल्कुल। अब मैं आपसे सवाल करता जाऊंगा। ठीक है। यू विल है आपके पास सिर्फ होंगे ऑलमोस्ट 7 to 10 सेकंड हर करने के लिए। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं। सर पहला क्वेश्चन, हैव यू एवर फ्लोन विद द फीमेल पायलट? नहीं, अभी तक तो नहीं। और सर आप क्या इनके साथ फ्लाई करना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई इशू नहीं है मुझे। आपको अपना जहाज कंफर्टेबल लगता है या क्लब का प्लेन? क्लब का जहाज हो तो ठीक है। वैसे सर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप अपना भी खरीद सकते हैं। जी। कभी आपका दिल रोड पर लैंड करने को किया जहाज का? कभी कभार मोटरवे पे करने का करता है, क्योंकि वो इतनी खुली रोड है। सर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप आराम से बैठ जाएं। ठीक है। आपकी फैमिली में मसाले लगाने वाली फुप्पू हैं? नहीं, उस तरह की तो कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो हो नहीं, मैं चाहूंगा भी नहीं। आप ले लीजिए। ठीक है। वॉलेट में कितने पैसे होते हैं? पता नहीं, 5,000। मैंने इनको बाउंस चेक दिया था, झूठ बोलते हैं। इनको मैंने इधर आने का इस शो में बाउंस चेक भी दिया। ठीक है, और ये वॉलेट में आपको पैसे भी नहीं बता रहे। ठीक है, वैसे 100-200 होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी मेरे पैसे में आई है। ठीक है। इफ यू हैव एन इंजन फेलियर इन एन एयरक्राफ्ट विद योर सन एंड वाइफ एंड 2 पैराशूट्स, अच्छा, whom will you save? मैं उन दोनों को बचा लूंगा। बाय बाय। फिर आप अलविदा हो जाएंगे हमसे। नहीं, मैं तो पायलट हूँ ना, देखिए मैं तो बचा सकता हूँ। सेलिब्रिटी बन गए तो फिर आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए तो फिर आपसे कौन लोग मिलने आएंगे, फिर आप कैसे मिलेंगे? अब देखो ना, मैं तो पायलट हूँ, मैं तो जहाज बचा सकता हूँ। अब तो उन दोनों को पैराशूट पे भेज दूंगा। आपकी मैरिज हुई है क्या? आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। फिर आप आपकी वाइफ पर्सन कैसे आएंगे? गुड। ठीक है। पायलट्स अर्न अ गुड फॉर्च्यून। ठीक है। व्हाट डू दे डू विद दैट मनी? ये तो उनकी अपनी मर्जी है, वैसे कुछ भी कर सकते हैं वो। ठीक है। 3-4 शादियां? नहीं, मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन करने को चाहे तो कर सकते हैं, इजाजत बड़ा है। घर ले सकते हैं, ज्यादा बिल्कुल ले सकते हैं, बस नहीं कर सकते। हाँ। गुड। ठीक है। विल यू मैरी अ पायलट गर्ल? हाँ, अगर कोई अच्छी होगी तो जरूर। और सर कुछ कहते हैं कि पायलट गर्ल को मैरी नहीं करना चाहिए। वो हर किसी का अपना अपना है ना वैसे। ठीक है। डज एन एयरक्राफ्ट हैज अ हॉर्न? या मैंने आज तक देखा नहीं वैसे, लेकिन मैंने सुना है कि शायद होता है, लेकिन कभी मैंने अगर बैठते हुए आप उड़ रहे हैं तो हाँ। आपके सामने एक और जहाज आ जाता है, फिर आप क्या करेंगे? उसको हॉर्न की तो आवाज जानी नहीं वैसे, अगर होगा भी फिर आप तो। शीशा खोल के उसको आवाज दे देना। गुड। सर व्हाट इज द weirdest थिंग अ गेस्ट हैव डन एट योर होम? ऐसी अब मुझे कुछ याद शीशा तोड़ना ये weirdest थिंग नहीं होती? क्या किया आपने? ऐसी मुझे अब कुछ याद तो नहीं है वैसे। वॉशरूम में 1 घंटा लगा के आया हो बाहर? हाँ, वो तो अमूमन होता रहता है। जी। या अगर मेरे लिए समोसे मैं सोच रहा हूँ कि बचे हों वो खा जाएं तो। ठीक है। आप समोसे भी खाते हैं? आफ्टर दिस जरूर। A girl fell off a 50-foot ladder हाँ। but didn't get hurt. How? ये अब मुझे तो नहीं पता। सोचे नहीं, आप सोचेंगे तो आपको आएगा ना। 50 फुट लेडर से वो नीचे गिरी है। देखें 50 फुट लेडर, हाँ उस पे वो खड़ी है, हाँ नीचे ग्राउंड है। हाँ ठीक है, वो गिरी भी है। हाँ रियल में कोई नीचे मैटर्स नहीं है, हाँ, ग्राउंड हाँ, है। वो हर्ट भी नहीं हुई, वो कैसे? क्यों? वो मर गई होगी, उसको पता ही नहीं था होगा। सर वो हर्ट ही नहीं हुई। थोड़ा सोचें, आ रहे हैं आपको जवाब। सोचें यार हड्डियां स्ट्रांग होंगी, यही कह सकता हूँ मैं। नहीं सर, कोई सॉलिड जवाब दें मुझे। सॉलिड जवाब नहीं, मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, क्योंकि वो आखिरी स्टेप पे खड़ी हुई थी। ठीक है, सही है। मैं इसको दोबारा करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। सर, अ गर्ल फेल ऑफ अ 50 फुट लैडर हाँ बट डिडंट गेट हर्ट, हाउ? आखिरी स्टेप पर ठहरी होगी। नहीं, दोबारा आपने जवाब नहीं देना है, मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ। ठीक है, आपने कोशिश करनी है लेकिन आपको जवाब नहीं आएगा, फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। अ गर्ल फेल ऑफ अ 50 फुट लैडर बट डिडंट गेट हर्ट, हाउ? यार सर नीचे ग्राउंड है, 50 फुट लैडर है, उसके ऊपर वो खड़ी है और वो नीचे गिरती है लेकिन उसका चोट भी नहीं लगती। बहुत स्ट्रॉन्ग हड्डियां सर, वो होंगी, यही मैं कह सकता हूँ। आपकी तरह फैट भी नहीं है। फिर ये बस उसका फैट ने उसको बचा लिया इम्पैक्ट से। नहीं, स्लिम है, आपकी तरह फैट नहीं है। यार मैं बस दूध पीती होगी, हड्डियां स्ट्रांग होगी, कैल्शियम कोई और लेती। जवाब नहीं। और तो मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रहा वैसे। सही है। वैसे आपने काफ़ी आज अच्छे जवाब दिए, लेकिन मैं इसका आपको बता दूं क्योंकि वो आखिरी स्टेप पर खड़ी थी। जी, तो ये थे शहरियार, और आज हमने जो इनसे Q&A सेगमेंट किया,
मेरे ख्याल में फेल हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, मैं इंप्रेस नहीं हुआ इनसे, वैसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वी विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक, ठीक है, हमें ज्वाइन कीजिएगा। सर थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड जर्नी विद अस। नहीं, बल्कि आप लोगों को थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू हमें आपको करना चाहिए, नहीं, क्योंकि आप आए हमारे शो पे, हमने काफ़ी बातें की। सो दिस वाज शहरियार से शहरियार, और आपने इनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जाना, और एविएशन टॉपिक्स पे हमने आज इनसे काफ़ी इन डेप्थ बात की है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो हमने एक लाइफ लेसन आज जो लिया है वो ये कि हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को अच्छे वक्त में याद रखें, खुश रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, पॉजिटिविटी लाएं। एंड टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट, अल्लाह हाफिज़। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, बिल्कुल इन द डिस्क्रिप्शन वो हमारा लिंक है।